राम राम मंडळी. कसं काय? उन्हाळ्याच्या सुट्टीला बिट्टीला गेला की काय? समधी एकत्र आहे ना हो? की आई बाबा एकीकडं आणि तुम्ही एकीकडं. कसं आहे मला माहिती आहे काम असते, पण 4 दिवस सुट्टी काढून गावाकडे आई बाबासनी भेटून या. नुसतं वारसा हक्कासाठी सही करायला नव्हं तर त्यासनी वाईट जरा बरं वाटावं. आता अशा आशियाचा कनी एक मूवी पण आलाय आणि त्याचा ट्रेलर बी आलाय. लाव वाचते हिंदी सिनेमा आहे. पण हे समज तुम्हाला बघितल्यावर कळेल की आपली माणसं किती महत्वाची असतात. इसलिए तो कहती हूँ ना, शो मेरा देखना हफ्ते में एक बार ही होता है. आता तुम्ही म्हणाल गंगीला हिंदीचं वारं कुठून आलं? आता माझी आपली हिंदी तुम्हाला बी माहिती आहे मी कशी बोलते ते. पण गंगी आज अशा पाहुण्यासनी घेऊन आल्या का नाही, जे हे लाव वास्ते मूवी येणार आहे तो मूवी कुणावर आधारित आहे आणि त्याच्यात कुणी काम केलंय आणि ह्या सगळ्याचा खरा नायक कोण आहे ती व्यक्ती आज आपल्या गंगी शो मध्ये आल्या. नमस्कार सर, गंगी शो में आपका स्वागत है. खरं तर सर आता मी ट्रेलर बघितला आणि या ट्रेलर बघितल्यावर मला वाटलं की काहीतरी बाबा इंटरेस्टिंग आहे. पण ह्याच्या आधी सगळ्यांना इंटरेस्ट कशात आहे माहिती आहे काय? तुम्ही कोण आहे. त्यामुळं काय करा, तू आज तुमचं नाव आणि तुमच्याबद्दल थोडं आमच्या प्रेक्षकांनी सांगा. देखिए, मैक्स महाराष्ट्र के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपको बता दूं, मेरा नाम इकबाल ममदानी है। पेशे से मैं पत्रकार रह चुका हूं और लेकिन कोविड से जो है मैंने एक अलग दिशा में काम शुरू किया है। जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब ये सिर्फ हमारे शहर की बात नहीं थी, हमारे मुल्क, हमारी पूरी दुनिया जो है इसके लपेट में आ गई थी। जिसके बाद से लोग इतने डरे हुए थे कि घर के बाहर कोई नहीं आ रहा था। जिनके अपने इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे, उसको मिलने के लिए या उसको लेने के लिए, देखने के लिए कोई नहीं आता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ दोस्त जो है वो इस तरह लोगों की मदद के लिए बाहर निकले और ऐसे परिवारों की मदद करें जिनको इस वक्त वाकई में हमारी ज़रूरत है। उसके कई अलग अलग पहलू भी थे। सबसे बड़ा ये था कि अगर बॉडीज़ कोई क्लेम नहीं करेगा और अस्पताल में बॉडीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी तो एक महामारी फैल सकती है, जिसको लेकर के लोगों को ये डर रहा कि कोविड एक अलग और महामारी है, दो चीज़ें अगर एक साथ हो जाती है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के हमने एक टीम बनाई और काम करना शुरू किया। वो काम आज तक हम शुरू करके रखे हैं। कोविड के बाद में हम जो है लावारिस बॉडीज़ जो होती है मुंबई पुलिस या रेलवे पुलिस के पास, जिसका कोई क्लेमर नहीं होता है, तो हम पुलिस की मदद से उनके साथ मिलकर अभी भी उन बॉडीज़ का अंतिम संस्कार कराते हैं। साथ ही साथ ऐसे कई परिवार है जिनका कोई यहाँ पर नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, वो बॉडीज़ कई दिन तक रहती है, जिसके बाद हम उनका भी अंतिम संस्कार कराते हैं। सर आता हिंदी मला जेमतेम समज कळतं बरं का, पण बोलायला थोडं कमी येतं. पण मंडळी तुम्हाला बी कळालं असतील की सरांनी केवढं मोठं काम सुरू केले. खरं तर आपलं माणूस आपल्या जवळ असलं तरी बी आपल्याला किंमत नसती, पण माणूस मेल्यावर मात्र समधी रडायला एकत्र जमतात. काय मंडळी, जमताय का नाही? पण तरी सुद्धा काही माणसं अशी आहेत ती मेली तरी त्यांची आपली लोक येत नाहीत. मग मला सांगा, मेल्यावर सुद्धा आपलं माणूस आपल्या जवळ येत नसेल तर सर तुमची टीम माणसं गेल्यानंतर सुद्धा आपलं माणूस म्हणण्याचं काम करते आणि हे काम खरं तर लय मोठं आहे. सर माझ्या अंगावर काटा आला हे समजा ऐकल्यावर की ज्या माणसांना मेल्यानंतर कोण ओळखतच नाही, 2-3 महिने पोलिसांच्याकडे तशाच त्या बॉडी राहतात आणि कोण येत नाही. अशा वेळी तुम्ही जाऊन त्या बॉडी सगळ्या कलेक्ट करताय आणि त्यांच्यावर काय ते अंत्यसंस्कार करताय. आता हे सर समज सुरुवात ह्याची कुठनं झाली, म्हणजे कुठून तुम्हाला वाटलं की हे काम आपण करावं? देखिए, मैंने भविष्य जी जैसे बताया आपको कि कोविड की जब शुरुआत हुई तो ये बॉडी क्लेम करने कोई नहीं आता था। तो सबसे पहले हमने अलग अलग अस्पताल में जा कर के हॉस्पिटल से और कुछ परिवारों से कांटेक्ट किया। वो इतने डरे हुए थे कि उनको लगता था कि अगर वो बॉडीज़ को हाथ लगाएंगे तो हो सकता है 2-4 दिन में वो भी एक्सपायर हो जाएंगे। फिर हमने अस्पताल से, पुलिस से और उन परिवार की मदद से हमने काम करना शुरू किया। तब हमको पुलिस ने बहुत बड़ा सहयोग दिया, अस्पताल ने और उनकी टीम ने काफ़ी बड़ा सहयोग दिया। हम जो 4-5 लोग थे, जिसके अंदर एक मैं था, एडवोकेट इरफान शेख थे और सोहेल शेख, सलीम पारेख, ऐसे हम लोगों ने 5 लोगों की टीम बना करके पहले काम शुरू किया। धीरे धीरे हमारे जो अपने दोस्त, हमारे जानने वाले थे, वो भी डर के मारे नहीं आते थे। उनको लगता था कि शायद ये 2-5 दिन के अंदर ये मर जाएंगे। तो कई दिनों तक तो उन्होंने देखा हमको। जब उनको लगा कि ये मरे नहीं है, तब धीरे धीरे करके कोई दूर से हाथ लगाने आया, कोई क्या करके, इस तरीके से हमने एक काम की शुरुआत की थी। और कोविड के अंदर हमने ये नहीं देखा कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है। हमने सोचा कि हमारे शहर के ऊपर ये मुसीबत आई है और हमको इसके अंदर काम करना है।
जिसको लेकर के काम शुरू किया गया था। पूरे कोविड में हमने तकरीबन 2000 से ज़्यादा ऐसी बॉडीज़ है जिसका अंतिम संस्कार उनके रीति रिवाज के हिसाब से परिवार की मदद से, पुलिस की और अस्पताल की टीम की मदद से हमारी टीम ने वो अंतिम संस्कार कराया। उसी दौरान हमारे सामने एक बात और सामने आई कि कई ऐसी बॉडीज़ है, तो हमने पूछा कि ये बॉडीज़ किसकी है, तो पता लगा कि ये अनक्लेम अननोन बॉडीज़ होती है जो मुंबई पुलिस को अलग अलग जगह से मिलती है, कहीं सड़क से, कभी इधर से, तो उनका कोई वारिस नहीं होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक परिवार की तरह हम इसका अंतिम संस्कार करें। और फिर कई ऐसे लोगों की हमने मदद ली, क्योंकि हमको ये धार्मिक रीति रिवाज पता नहीं होता था कि भाई किस मज़हब के लोगों को किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार करना है। मुस्लिम्स के बारे में तो खैर हम जानते थे। फिर कोविड पीरियड में और कोविड के बाद भी हमने अलग अलग लोगों से बातचीत करके उनके धर्म के हिसाब से ये रीति रिवाज जो होता है उस हिसाब से अग्निदाह करना, मशीन्स में डालना, जिस तरीके से पूजा वगैरह का होता है, उसके लिए हमने एक अलग अलग टीम बनाई, जिसके अंदर मुस्लिम लड़कों की भी टीम है, हिंदू लड़कों की भी टीम है। जैसे अगर मुस्लिम क्रिश्चियन बॉडी होती है तो उसको दफनाया जाता है, तो वो हमारी टीम करती है। साथ ही हम सब मिल करके जो हिंदू बॉडीज भी होती है वो ले जाते हैं अस्पताल से और शमशान तक ले जाते हैं। जो मुखाग्नि का जो काम होता है वो हमारे हिंदू लड़कों की टीम है, वो टीम जो है उसकी मुखाग्नि देती है, उसकी जो पूजा पाठ वगैरह होती है वो पूरे रीति रिवाज के साथ में उसको अंतिम संस्कार कराया जाता है। इस तरीके से अभी तक कुल ये समझ लीजिए कि 4500 के आसपास जो बॉडीज है मुंबई पुलिस की मदद के साथ हमने उनका अंतिम संस्कार करवाया। वा सर वा, म्हणजे मंडळी बघा, एका माणसाला गावात काय झालं तर तुम्ही गाव गोळा करण्यासाठी मुंबईवरनं येऊ दे, पुण्यावरनं येऊ दे, पोरगा यायचा आहे, धन द्यायचे असं आपल्या गावाकडे म्हणतात, हे सगळं करायला आपण एवढं थांबतोय। पण 4500 लोक आजपर्यंत कोरोनापासून ज्यांच्यावर अंत्यसंस्कार झालं या लोकांना कोण नव्हतं, त्या लोकांना सरांची संस्था आहे आणि सर काम करतात। पण सर मला एक विचारायला आवडेल की घटना आणि अनुभव तर तुम्हाला लय आला असतील, पण असा एखादा अनुभव आहे काय ज्यानं तुमच्या अंगावर भी काटा आला आणि ते काम केल्यानंतर वाटलं की बाबा आता काय असं काय? देखो भाग्यश्री, कोविड पीरियड से लेके अभी तक हमारे पास इतने अनुभव है कि मतलब शायद मुझे लगता है कि हर महीने हमारे पास ऐसे 2-4 अनुभव हो ही जाते हैं, जिसको लेकर के हमें एक डर बना रहता है कि पता नहीं आगे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो समाज का क्या होगा। कई अनुभव हमने कोविड पीरियड में देखे, कोविड के बाद भी देखे। कोविड के अंदर इस तरह से थे कि माँ बाप एक्सपायर हो चुके हैं, बच्चे जो है उनको ना देखने आते थे ना पूछने आते थे। वो दूर तक ये नहीं समझते थे कि हमारे माँ बाप अस्पताल में है, वो जिंदा है, वो मर चुके हैं। जब हम उनको कांटेक्ट करते थे कि सर उनका देहांत हो गया, तो उनका ये कहना होता था कि आप एक काम करिए, जो पैसा होगा हमसे मंगवा लीजिए, हम आपको दे देंगे। साथ ही हमने कई ऐसे परिवार भी देखे कि माँ एक्सपायर हो गई है, कब्रिस्तान के अंदर बच्चा मट्टी डालने को तैयार नहीं। कुछ हमने ऐसे भी देखे हैं कि जिनके छोटे छोटे बच्चे एक्सपायर हो गए लेकिन माँ बाप उसको लेने के लिए तैयार नहीं। अभी अगर हम लावारिस बॉडीज़ की बात करें तो कई ऐसे परिवार है जिनके बच्चों के पास ये समय नहीं होता है कि वो अपने माता पिता की ये ख्वाहिश को पूरा कर सके, जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरे जीवन का बलिदान दिया है। कभी उन्होंने धूप नहीं देखी, छाँव नहीं देखी, उन्होंने सोचा कि मेरा बच्चा जो है वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो ऐसे भी कई परिवार हमारी नज़र में आए कि जिनके बच्चों के पास समय नहीं होता है उनके माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए। ऐसे अलग अलग कई अनुभव है भविष्य जो ये मजबूर कर देती है हमको सोचने पर कि अगर हमारे समाज में, हमारी जनरेशन्स ने, हमारे नौजवानों ने अगर अपने माँ बाप का, अपने लोगों का, अपने समाज का ख्याल नहीं किया तो ये पता नहीं आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कितने केसेस हमारे पास और बढ़ेंगे, कितने ऐसे लावारिस या अनक्लेम जो है वो पुलिस के रिकॉर्ड में रहेंगे कि जिसकी तलाश पुलिस करते रहेगी। तो ये वाकई में अनुभव जो है हर महीने इस तरह का हमारे साथ होता है, तो बहुत ही ये दुखद अनुभव है, जिसको लेकर के भी आपने बात की ना जो फिल्म की, तो हमने वाकई में उसी तरीके की एक फिल्म बनाने की कोशिश की है कि एक समाज के अंदर बेटर मैसेज जाए। वो मैसेज हमारा ये है कि किस तरीके से अलग अलग बॉडीज़ को क्लेम करने के लिए कोई नहीं होता है, कैसे वो टीम जो है काम करती है, कैसे उसका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के हिसाब से किया जाता है। फिल्म का नाम जो है ला वास्ते, यानी कि ला का मतलब है लाश के वास्ते। लाश के वास्ते ये जो टीम है वो काम कर रही है, और ये एक मैसेज हम समाज में देना चाह रहे हैं कि अगर हमने हमारे समाज के अंदर इन चीज़ों में अगर बदलाव नहीं लाया तो हो सकता है आने वाला वक्त शायद हमारी जनरेशन या हमारे बाद की जनरेशन सबके साथ में
यही चीज़ें होगी जो आज धीरे धीरे ये शुरुआत हुई है। ये हमारे समाज का हिस्सा कभी नहीं रहा। अगर इसको हमने नहीं समझा, इसको रोक नहीं लगाई, तो आने वाले वक्त में मैंने बताया ना कि ऐसे कई अनक्लेम अनआइडेंटिफाइड बॉडीज जो है वो मुंबई पुलिस के और इनके रिकॉर्ड में रहेगी, जिसके लिए पुलिस बेचारी दर दर ठोकरें खाती रहेगी, ये इंतजार करेगी कि कब इनके परिवार का कोई सदस्य मिले या वो आए तो उनका अंतिम संस्कार कराया जाए। कई ऐसे माँ बाप भी, मुझे लगता है कि अब तो मुझे ये जो फिल्म हमने देखी और जो हालात है, तो मुझे लगता है कि शायद कभी ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे लोग जो अनक्लेम और लावारिस बॉडीज बनने के लिए खुद वो ट्रेन्स वगैरह के सामने आ जाते होंगे। तो इस तरह की जो ये चीज़ें, ये ख्याल आता है, तो कभी कभी ये डर के बारे में नींद में से उड़ जाता हूँ कि पता नहीं इसे किस तरीके से रोका जाए।